के बारे में समझाऊंगी। पहले पाठ में हमने प्राचीन काल को समझा था, जिसमें वैदिक काल था। आज हम समझेंगे मध्यकाल को। मध्यकाल को मुग़ल कालीय संगीत भी कहा जाता है। मुग़ल काल में कई संगीतज्ञ हुए हैं, गायक वादक हुए हैं, जिनमें मीराबाई, सूरदास, कबीर, तुलसीदास आदि थे, और तानसेन जैसे महान गायक भी हुए हैं। मुग़ल काल में, मध्यकाल में अगर कहा जाए तो राग दरबार का प्रचलन था। में जाना कि संगीत ने की उत्पत्ति कैसे हुई और किस तरह से संगीत का विकास निरंतर होता रहा। आइए देखते हैं आज हम मध्यकाल के बारे में। मध्यकाल, इस काल की अवधि 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक मानी जाती है। मध्यकाल को मुख्य 2 विभागों में बांटा जा सकता है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। आइए जानते हैं सबसे पहले उत्तर मध्यकाल के बारे में। उत्तर मध्यकाल, यह काल 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस काल में शारंग देव और जयदेव द्वारा निम्नलिखित ग्रंथों की रचना हुई। सारंग देव द्वारा संगीत रत्नाकर और जयदेव द्वारा गीत गोविंद से यह ज्ञात होता है कि जिस प्रकार आजकल राग गायन प्रचलित है, उस समय गायन में प्रबंध गायन प्रचलित हुआ करता था। इसलिए उस काल को अर्थात मध्यकाल को प्रबंध काल भी कहा जाता है। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक भारतवर्ष में संगीत की उन्नति अच्छी हो गई थी। जैसे अब हम राग गाते हैं, आप लोग को पता ही है, जैसे राग यमन है, राग मालकोश है। अभी तो हम राग गाते हैं, परंतु जब मध्यकाल में शुरुआत में राग की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उस समय प्रबंध गायन, जैसे ध्रुपद हैं, बड़े बड़े गीत, प्रबंध गायन को बोलें तो जो बड़े बड़े गीत होते हैं उनको प्रबंध बोला जाता है, जो थोड़े गंभीर होते हैं। प्रबंध गायन में थोड़ी गंभीरता होती है और वो बड़े गीत होते हैं। और समय के साथ साथ प्रबंध गायन गाने में गायकों को थोड़ा सा समय की पाबंदी होने के कारण उसे राग में तब्दील कर दिया, और इस प्रकार राग गायन की रचना हुई। परंतु मध्यकाल के पूर्व में अर्थात शुरुआत में प्रबंध गायन ही प्रचलित था, और इस काल को प्रबंध काल भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अब आगे। मध्यकाल में संगीत की अनेकों रियासतें हुई, जिनमें संगीत का बड़ा प्रोत्साहन मिला। किन किन को प्रोत्साहन मिला? गायकों को, वादकों को, उन्हें रचनाएं, ग्रंथ लिखने और नए नए वादों का आविष्कार करने में, सब में उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता था रियासतों द्वारा, शासकों द्वारा, और उनकी कई प्रतियोगिताएं कराई जाती थीं, जिनको राज्य की ओर से अच्छे पुरस्कार मिलते थे, उपाधियां मिलती थीं। मतलब उस समय में गायक और वादक अपने अच्छे कार्यों के साथ साथ उपाधियां भी ग्रहण कर रहे थे, और उनके काम की सराहना भी हो रही थी। इसलिए वो नए नए संगीत की रचनाएं कर रहे थे और निरंतर संगीत की प्रगति में योगदान दे रहे थे। अब बढ़ते हैं हम आगे। अगर हम बात करें, मध्यकाल को संगीत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, अर्थात द गोल्डन पीरियड ऑफ म्यूजिक इज medieval पीरियड। संगीत का गोल्डन पीरियड मध्यकाल कहा जाता है। 11वीं शताब्दी से मुस्लिमों का प्रवेश भारतवर्ष में हो चुका था, जिससे भारत में मुस्लिम शासकों का राज हो गया। उनकी संस्कृति और सभ्यताओं का मुख्यतः संगीत का प्रभाव भारतीय उत्तरीय संगीत पर और दक्षिणी संगीत पर, दोनों पर पूर्णतः हो रहा था, किंतु उत्तरी संगीत पर अधिक प्रभाव होने के कारण दक्षिणी संगीत उत्तरी संगीत से पृथक होता चला गया। अब जैसे जैसे भारतवर्ष पर दूसरे राज्य
या दूसरे शासक राज्य करने आने लगे तो संगीत के प्रभाव पर भी कहते हैं जैसे रहन सहन पर फ़र्क पड़ता है। जब दूसरे शासक या दूसरे देश के लोग अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति लेकर आते हैं तो हमारे भारतवर्ष पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा था उस समय। धीरे धीरे मुस्लिम सभ्यता और उनके शासकों के संगीत संस्कृति का प्रभाव हमारे भारतीय संगीत की दोनों पद्धतियों पर पड़ रहा था, चाहे वो उत्तरी संगीत हो या दक्षिण संगीत पद्धति हो। परंतु उत्तरी संगीत पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा, दक्षिण संगीत पर सभ्यता और संस्कृति का मुस्लिम सभ्यता का कम प्रभाव पड़ा। अब देखिए इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मध्यकाल में प्रमुख ग्रंथ संगीत मकरंद नारद द्वारा रचित, जिसमें विभिन्न रागों के बारे में बताया गया कि किस प्रकार उस समय स्त्री और पुरुषों के और तृतीय वर्ग जिसे नपुंसक वर्ग भी कहा जाता है, राग तीनों ही वर्गों में विभाजित थे। अर्थात जो राग स्त्री गाती थी उनके बारे में भी राग थे, पुरुषों के राग अलग थे, और नपुंसक राग जो तृतीय वर्ग था उनके भी राग उस समय विभाजित थे। जैसे कहा जाता है भैरव राग पुरुष राग है और भैरवी राग स्त्री राग माना जाता है। इस प्रकार विभिन्न रागों की उत्पत्ति उस समय स्त्री पुरुषों और तृतीय वर्ग के अनुसार हुआ करती थी। यही सब संगीत मकरंद में बताया गया है। द्वितीय ग्रंथ देखें गीत गोविंद, इसकी रचना जयदेव द्वारा हुई। जयदेव कवि ही नहीं बल्कि एक गायक भी थे। इनकी पुस्तकों में प्रबंध और गीतों का संग्रह मिलता है, किंतु स्वरलिपि न होने के कारण उन्हें गाया नहीं जा सकता। जयदेव जो संगीत में विभिन्न ग्रंथ भी उन्होंने रचनाएं की, तो वो एक बहुत अच्छे गायक भी थे। उनकी रचनाएं बहुत सुंदर होती थी, परंतु उनमें स्वरलिपि नहीं थी, क्योंकि संगीत किस पर आधारित है, राग किस पर आधारित है, स्वरलिपि पे। अगर स्वरलिपि नहीं होगी तो राग की रचना हम नहीं गा पाएंगे। बस उनकी रचनाओं में यही त्रुटि थी कि उनकी रचनाओं में स्वरलिपि नहीं देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे मुस्लिम्स का प्रभाव उत्तरी संगीत पर पड़ने लगा, अतः उत्तरी संगीत धीरे धीरे दक्षिणी संगीत से अलग होने लगा, जैसे कि मैं आपको बता रही थी। कुछ मुस्लिम राजाओं ने संगीत के प्रति अपना प्रेम दर्शाया, जिनके समय में संगीत की उन्नति हुई और संगीत अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था। अलाउद्दीन शासक था जो संगीत का अति प्रेमी था। उसके शासनकाल में अमीर खुसरो नामक संगीत का एक विद्वान था, जिन्होंने संगीत में विभिन्न वाद्यों की रचनाओं की आविष्कार किया, जैसे तबला सितार कव्वाली। जैसे आप देख सकते हैं तबला सितार कव्वाली तराना और झूमरा शूल ताल आड़ा चार ताल आदि तालों की भी रचनाएं करी, रागों की भी रचनाएं करी और वाद्यों की भी रचनाएं करी। गज़ल के भी जो आविष्कारक कहलाए जाते हैं वो अमीर खुसरो ही कहलाए जाते हैं। दक्षिण के संगीत के गोपाल नायक और अमीर खुसरो में गायन प्रतियोगिताएं होती थी। उस समय जब मुस्लिम शासक शासन किया करते थे, अपने राज दरबार में गायकों और वादकों की प्रतियोगिताएं कराते रहते थे, और उनमें जो भी प्रतियोगिताओं में प्रथम आता था तो उनको वो उपाधि दिया करते थे, उनको पुरस्कृत किया करते थे और किसी न किसी सम्मान से वो उन्हें पुरस्कृत करते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं अकबर का शासनकाल संगीत का महत्वपूर्ण काल रहा है संगीत के लिए। अगर हम बात करें संगीत की दृष्टि से तो अकबर का काल ही है जो संगीत को स्वर्णयुग में बना सका और संगीत में निरंतर विकास हुआ। अकबर के शासनकाल में संगीत की बहुत उन्नति हुई। अकबर स्वयं बड़ा संगीत प्रेमी था। आइनक बेरी के अनुसार अकबर के दरबार में 36 संगीतज्ञ थे, जिसमें तानसेन मुख्य था। तानसेन को संगीत का हर प्रेमी जानता है। तानसेन के बारे में यही है कि वह अगर राग दीपक भी गा दें तो वो राग दीपक में अग्नि जैसा माहौल बना देते थे। अगर वो राग मेघ गाते थे तो वो बारिश और उस माहौल को खुशनुमा बना देते थे। तो
अगर ये बात कही गई है तो मैं इसको सत्य भी मानूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर रागों में कहा जाता है इतनी शक्ति, और उनके गाने में अगर बहुत ही दृढ़ता से वो स्वर गाया जाए, तो तानसेन के लिए ये बात सत्य ही है कि अगर उन्होंने राग दीपक गाया तो वाकई में ही उस तरह का माहौल उन्होंने बना दिया था, इस तरह से कहा जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। तानसेन का असली नाम तन्ना मिश्र था। तानसेन ने अनेकों रागों की रचना करी, जैसे दरबारी कांगड़ा, मियाँ की सारंग, मियाँ मल्हार। जितने भी आप राग देखेंगे जिनमें मियाँ लिखा हुआ है वो सब राग तानसेन द्वारा बनाए गए हैं। आज भी तानसेन के बनाए हुए बहुत से ध्रुपद मिलते हैं। अकबर के समय में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद का आविष्कार किया। ध्रुपद का जो आविष्कार है ध्रुपद गायन शैली का, वो राजा मानसिंह तोमर द्वारा ही किया गया। गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि भक्त कवि भी और कवित्री भी इसी समय में हमें मिलते हैं। इस समय भक्ति संगीत भी अपनी चरम सीमा पर था, और गज़ल, ठुमरी, ठप्पा आदि का आविष्कार भी अमीर खुसरो द्वारा हो गया था। मतलब संगीत निरंतर प्रगति पर था। दक्षिण के पुंडरीक विट्ठल ने चारों ग्रंथों की रचना करी। रागमाला, रागमंजरी आदि रचनाएं की उन्होंने ग्रंथों की। अब आता है जहांगीर का समय। जहांगीर के दरबार में कई संगीतज्ञ थे, जैसे विलास खां, छतर खां आदि, जिन्होंने संगीत में विभिन्न योगदान दिया संगीत की उन्नति में। दक्षिण के विद्वान पंडित सोमनाथ ने विबोध नामक पुस्तक लिखी। शाहजहां के दरबारी संगीतज्ञों में निम्नलिखित हैं, जैसे दिगरंग खां और ताल खां आदि, जिन्होंने संगीत में विभिन्न प्रकार से योगदान दिया। शाहजहां ने गुण समुद्र की उपाधि दी और जगन्नाथ को कविराज की उपाधि दी। अब बढ़ते हैं आगे। इसी समय मध्यकाल में संगीत पारिजात नामक ग्रंथ लिखा गया, जो पंडित अहोबल द्वारा लिखा गया। उन्होंने वीणा पर 12 सुरों की स्थापना की, जिसके बारे में उन्होंने अपनी ग्रंथ में बताया। इसी प्रकार धीरे धीरे संगीत निरंतर उन्नति कर रहा था। इसी समय हृदय नारायण देव द्वारा हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश ग्रंथ लिखे गए। अर्थात संगीत में विभिन्न ग्रंथों, रचनाओं, आविष्कारों हो रहे थे। संगीत अपनी चरम सीमा पर था। अब आया औरंगजेब का समय, जिसमें संगीत का ग्राफ अगर हम बोलें बिल्कुल नीचे स्तर पर आ गया था। संगीत का वो कट्टर विरोधी था। जैसा कि लिखा है, देख सकते हैं, औरंगजेब संगीत का कट्टर विरोधी था। उसने संगीत को जड़ से उखाड़ फेंकने का काफ़ी प्रयत्न किया। संगीतज्ञों के वाद तक जला दिए थे उसने, और संगीत छोड़ने के लिए वो सबको बाध्य करता था। औरंगजेब क्रूर अत्याचारी भी था, परंतु कुछ ना कुछ संगीत में फिर भी ग्रंथ लिखे गए उस समय। औरंगजेब के समय में भी, जैसे कहते हैं, छुपते छुपाते संगीत में जो जेल में जिन गायकों को वो बंद कर देता था, तब भी ग्रंथ लिखे जाते थे। कुछ ना कुछ रचनाएं हुई, जैसे दक्षिण के वेंकट मुखी द्वारा चतुर्दंडिका प्रकाशिका ग्रंथ लिखा गया। उसमें उन्होंने 72 थाटों की रचना करी। भाव भट्ट ने भी 3 ग्रंथ लिखे, अनुपम, संगीत रत्नाकर, अनुपम और विलास, तथा इस प्रकार से कई रचनाएं लिखी गई। मोहम्मद रंगीले शाह के समय में अगर हम देखें कि मोहम्मद शाह रंगीले संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसके दरबार में सदारंग, अदारंग 2 प्रमुख गायक थे, जिन्होंने ख्याल नामक गायन शैली की रचना करी, और वह खुद बहुत अच्छी ख्याल गायक थे। इसी समय शौरी मियाँ ने भी ठप्पे का आविष्कार किया, जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी, ठप्पा ठुमरी। इसी काल में धीरे धीरे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुस्लिम राज्य धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अंग्रेज़ों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। आधुनिक काल का समय शुरू होने लगा था। रियासतों में संगीत का चलन चल रहा था, परंतु मुस्लिम शासकों का शासन धीरे धीरे कम होने लगा था।
इसी समय त्रिवट, गज़ल, तराना आदि का प्रचार हुआ। सन 1813 में पटना के मोहम्मद रज़ा ने नगवते आफसी पुस्तक लिखी, जिनमें उन्होंने राग रागनी पद्धति का खंडन करते हुए उन्होंने अपना नवीन मत दिया, जिसमें उन्होंने 6 राग और रागनियों के बारे में बताया और उन्होंने अपने विशेषताओं में, अपनी पुस्तक की विशेषताओं में काफ़ी थाट के जगह उन्होंने बिलावल थाट को शुद्ध थाट माना। जैसे कि बिलावल थाट जो है उसमें सारे जो स्वर होते हैं वो शुद्ध लगते हैं, तो उन्होंने काफ़ी थाट को शुद्ध ना मानते हुए बिलावल थाट को शुद्ध थाट माना। जयपुर के राजा प्रताप सिंह देव ने संगीत नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने शुद्ध थाट बिलावल माना। कृष्ण व्यास ने संगीत राग की रचना करी। उस समय प्रचलित ध्रुपद ख्याल आदि संग्रह मिलते हैं, किंतु उनकी स्वरलिपियां सब कम ही दिखाई देती हैं। इस प्रकार अगर हम बात करें मध्यकाल संगीत का अगर स्वर्णयुग कहा जाता है तो बिल्कुल सत्य है। संगीत ने वाकई में ही मध्यकाल में सबसे अत्यधिक विकास किया, उन्नति करी और निरंतर प्रगति करता रहा। काफ़ी रचनाएं, स्वरों के बारे में स्थापना, वीणा के ऊपर 12 स्वरों की स्थापना, ठप्पा, ठुमरी, गायन शैली, ध्रुपद गायन आदि की रचना। अगर हम कहें महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, पुस्तकें लिखी गई। अकबर खुद एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। तानसेन एक खुद सुप्रसिद्ध गायक थे जिन्होंने विभिन्न रचना करी। ऐसे ही मीराबाई जिन्होंने भजनों की रचना करी। विभिन्न संगीतकार जिन्होंने संगीत के प्रति अपनी साधना दिखाई। सूरदास जिन्होंने अपने सुरों से कृष्ण को भी मोह लिया था। इस प्रकार मुग़लों का संगीत दरबारों का संगीत था। दरबार में प्रतियोगिताएं और गायन चलता रहता था। जितने भी शासक थे, शाहजहाँ, अकबर, उन्होंने संगीत को स्वर्णयुग बना दिया। इस प्रकार क्लास आपको बहुत अच्छे से मध्यकाल समझ में आया होगा।